यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और यस यस तो टॉपिक जो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल एंड इवेंट्स। इसी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इसी में इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल और इवेंट में आपको होगा क्या, जैसे हम लोग ये टॉपिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेदास, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृति, ये सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली किसका पार्ट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका इंडियाज कल्चरल हेरिटेज के अंडर ही आएगा। और हिस्ट्री में जो टॉपिक ऐड हुआ है उसमें सबसे लेंदी टॉपिक आपका कल्चरल हेरिटेज ही है। ये जो टॉपिक ऐड हुए हैं, दैट इज कंसेप्ट एंड आइडियाज, ये रिलेटिवली इजी है और थोड़ा छोटा भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। यस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आपको बार बार टॉपिक में आते रहेंगे। तो क्या टर्म्स हम लोग को समझना है? टर्म इज कल्चर, टर्म इज civilization, and the third one is the heritage, and the fourth one is the art. ये चार टर्म्स हम लोग पहले समझेंगे एंड देन वी विल मूव towards our first topic, and that would be the architecture. तो what do we mean by culture? The simple meaning of culture is way of life. Way of life. What we think, the food that we eat, the language that we speak, the dress that we wear, the religion that we followed, the art forms that we practiced, all are part of our culture. So you can say culture is basically a man-made environment, isn't it? क्या बताया? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है कल्चर। जो हम खाना खा रहे हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं, जो हमारी सोच है फिलोसॉफिकल, जो हमारे आइडियाज हैं गॉड को रिलेटेड, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, ये सारा क्या है? संस्कृति है। तो संस्कृति वस्तुतः है क्या? मानव निर्मित एक वातावरण है। अब इस संस्कृति के दो पहलू होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, या मटीरियल या नॉन मटीरियल। तो वी हैव टू पार्ट ऑफ द कल्चर, वन इज कॉल्ड इनटेंजिबल and the second one is called tangible. मटीरियल, नॉन मटीरियल, जो चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे फूड दिख रहा है, जैसे ड्रेस दिख रहा है, जैसे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स दिख रहे हैं, वो क्या है? मटीरियल या फिर टेंजिबल एस्पेक्ट या टेंजिबल पार्ट ऑफ द कल्चर। हिंदी में इसको हम लोग भौतिक और अभौतिक कहते हैं। तो कपड़ा हमें दिख रहा है, खाना दिखता है, बिल्डिंग्स या कला की जो विविध रूपें हैं वो हमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे बिल्डिंग्स दिख रहा है, मूर्तियां यानी स्कल्पचर्स दिख रही हैं, पेंटिंग्स दिख रहे हैं। ये सब क्या है? ये है संस्कृति के भौतिक तत्व। और गैर भौतिक तत्व या अभौतिक तत्व या इनटेंजिबल एस्पेक्ट क्या होता है? जो कि नॉर्मली दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, लाइक
dance, like religion, like our philosophical ideas, isn't it? ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपको कहलाएंगे intangible aspect या नॉन मटीरियल एस्पेक्ट। ये थोड़ा थोड़ा करके जानना है, नॉट इन डिटेल। और जैसे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको पता चलता रहेगा कि यहां से क्वेश्चंस क्या कैसे आ सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स में। यस, तो थोड़ा सा कल्चर के बारे में आपको मैंने बता दिया। बस आपको कितना याद रखना था कि कल्चर इज व्हाट? अ मैन मेड एनवायरनमेंट एंड इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मानव निर्मित एक वातावरण है और जीवन जीने का तरीका है संस्कृति। उसके बाद फिर बात करते हैं आपका सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या है? एडॉप्टिंग बेटर वेज ऑफ लिविंग। हिंदी में सिविलाइजेशन को सभ्यता कहते हैं, तो सामान्य सा अर्थ यही है कि जीवन जीने का बेहतर तरीका, एडॉप्टिंग बेटर वेज ऑफ लिविंग। जब ये टर्म कॉमन यूज में आया तो उस टाइम लोगों ने सिविलाइजेशन का मीनिंग कैसे समझा था? सिविलाइजेशन का मीनिंग समझा था सिटी लाइफ, यानी शहरी जीवन। क्योंकि जो टर्म है सिविलाइजेशन, वो टर्म सिविस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब ही होता है सिटी लाइफ। तो सामान्यतः कुछ लोगों ने सभ्यता को कैसे समझा सिटी लाइफ से, यानी शहरी जीवन से, राइटिंग सिस्टम, लेखन कला से, और ट्रेड एंड कॉमर्स से, व्यापार वाणिज्य से। लेकिन बाद में सभ्यता या सिविलाइजेशन जो टर्म है या संकल्पना है, इसका विस्तार दिया गया और कहा गया कि केवल यह शहरी जीवन से संबंधित नहीं है, लेखन कला से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे संबंधित है? तो एडॉप्शन ऑफ व्हाट? बेटर वेज ऑफ लिविंग और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी जीवन जीने का बेहतर तरीका नंबर 1 और संसाधनों का बेहतर उपयोग। ये कहलाया क्या? ये कहलाया आपका सिविलाइजेशन। डिटेल फिर से बात कर रहे हैं, नहीं जाना है क्योंकि हम लोग यहां मेंस के टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं, ये आपके प्रीलिम्स में है। और आप नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय सिविलाइजेशन, व्हाट डू वी मीन बाय कल्चर। थोड़ा थोड़ा बस इसलिए हम लोग यहां जान रहे हैं। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया व्हाट डू वी मीन बाय सिविलाइजेशन। फिर वैसे ही एक और छोटा सा टर्म है, दैट इज हेरिटेज, विरासत। तो हम लोग यहाँ दो विरासत को नहीं समझ रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज नहीं, इसमें से केवल एक को समझना है, दैट इज कल्चरल हेरिटेज। विरासत के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नेचुरल हेरिटेज और दूसरा होता है कल्चरल हेरिटेज। तो हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, तो बेसिकली यहां जानना है व्हाट डू वी मीन बाय कल्चरल हेरिटेज। बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है, द कल्चरल एलिमेंट दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर, यानी संस्कृति के वैसे तत्व जिसे हम लोगों ने ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया है? अपने पूर्वजों से ग्रहण किया है। तो कल्चरल एलिमेंट दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विरासत या हेरिटेज कहेंगे। जैसे लैंग्वेज हम लोगों ने कहां से इनहेरिट किया? तो हम लोगों ने अपने पूर्वजों से इनहेरिट किया। वे ऑफ लाइफ के बहुत सारे एलिमेंट अपने पूर्वजों से इनहेरिट किया, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिटेज। लाइक ताजमहल, लाइक सांची स्तूपा, ये हमारे क्या है? कल्चरल हेरिटेज है। भीमबेटका केव्स में जो पेंटिंग्स हैं वो क्या है? कल्चरल हेरिटेज है। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो हेरिटेज के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया। नाउ आर्ट। आर्ट किसे कहते हैं? कला क्या है? बहुत ही सामान्य सा अर्थ हम लोग को जानना है, कला क्या है? तो कला जो है इसका मीनिंग होता है डिपिक्शन ऑफ ह्यूमंस क्रिएटिविटी, ह्यूमंस creativity, mainly in which form? Mainly in visual form, mainly in visual form, and this creativity must possess aesthetic sense. What do we mean by aesthetic sense? That is beauty.
क्या हुआ कला? तो कला मानवीय सृजनशीलता का दृश्य रूप में अभिव्यक्ति है, डिपिक्शन है। किसका डिपिक्शन है? ह्यूमन के क्रिएटिविटी का। क्लियर ना? ह्यूमन का जो उसकी सृजनशीलता है, उसी का दृश्य रूप में जो अभिव्यक्ति हो रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं कला। और कला का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एस्थेटिक सेंस, मतलब उसमें सौंदर्य बोध होना चाहिए, ब्यूटी होना चाहिए, सुंदरता, खूबसूरती होनी चाहिए, उसे ही हम लोग कहते हैं आर्ट। अब नॉर्मली आर्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं कैसे? आर्ट या कला को डिवाइड करते हैं विजुअल आर्ट, हिंदी में कहते हैं इसे दृश्य कला, देन द परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट यानी प्रदर्शनकारी या अभिनयकारी कलाएं, और द थर्ड वन इज द लिटरेरी आर्ट, लिटरेरी आर्ट यानी साहित्यिक कला। विजुअल आर्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो विजुअल आर्ट में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ना होता है, देन स्कल्पचर, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला के बारे में जानेंगे, और थर्ड वन इज द पेंटिंग, चित्रकला। विजुअल आर्ट में और भी बहुत सारे तत्वों को शामिल किया जाता है, बट सामान्य रूप में हमें तीन एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करना होता है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग्स पे। फिर परफॉर्मिंग आर्ट में क्या पढ़ा जाता है? डांस, ड्रामा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज म्यूजिक, डांस, ड्रामा, म्यूजिक। और लिटरेचर में बुक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो यहां भी एक आपको आइडिया मिल गया कि आर्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए यहां वापस आते हैं सिलेबस में। बेसिकली क्या है सिलेबस में लिखा हुआ है? इंडियाज कल्चरल हेरिटेज आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स का मतलब हो गया, आपको क्या जानना है? आपको जानना है आर्किटेक्चर, आपको समझना है स्कल्पचर, आपको समझना है पेंटिंग्स, क्लियर? आपको समझना है परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स लाइक डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब आपको समझना है। और उसके बाद फिर लिटरेरी आर्ट यानी लिटरेचर के बारे में जानेंगे, और फेस्टिवल्स और इवेंट्स। तो दिखने में ये क्या है? बहुत छोटा है, लेकिन जब आप इसके अंदर आप घुसेंगे तो इसका संसार जो है ये बड़ा विस्तृत है ना? तो आइए हम लोग इसे यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आर्ट फॉर्म्स। और आर्ट फॉर्म्स में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है आर्किटेक्चर में, पहले ये तो जान लें। आर्किटेक्चर में आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जब टॉपिक हमारा कवर होगा तो उसके बाद पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद जानेंगे हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और फिर लास्ट में कॉलोनियल आर्किटेक्चर। एक और टॉपिक कवर कर लेंगे दैट वुड बी द मिसलेनियस। यदि कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे तो हम लोग उसको कवर करेंगे मिसलेनियस में। तो आर्किटेक्चर में नॉर्मली पढ़ेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, देन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, और लास्ट में फिर विविध या मिसलेनियस। तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला, हिंद इस्लामी स्थापत्य कला और औपनिवेशिक स्थापत्य कला,
ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक कवर करने के पहले जरा एक मीनिंग तो जान लें कि आर्किटेक्चर या स्थापत्य का अर्थ क्या है मीनिंग आर्किटेक्चर का। तो सिंपल मीनिंग जानते हैं आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ कंस्ट्रक्शन क्लियर, डिजाइन्स एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स of what buildings or monuments. Architecture deals with construction, layout, designs, decorative elements of the monuments of the buildings. यानी स्थापत्य कला क्या है? स्थापत्य कला सामान्यतः भवनों के निर्माण, उनके कंस्ट्रक्शन से, क्लियर ना, डिजाइन से, और डेकोरेटिव एलिमेंट्स मतलब उनके अलंकरण से संबंधित है। तो आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिजाइन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि बिल्डिंग्स के क्या टाइप्स हैं, कि ये पैलेस है, राजमहल है, या फिर ये मॉस्क है, मस्जिद है, या ये टेम्पल है, या ये स्तूप है, ये विहार है, ये चैत्य है। फिर किस तरह से उन सारे बिल्डिंग्स को सजाया गया है, अलंकृत किया गया है, डेकोरेटिव एलिमेंट क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बौद्ध स्थापत्य कला या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ये हमारा टॉपिक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बौद्ध स्थापत्य कला में हमें 3 तत्वों के बारे में पढ़ना होता है। द वन इज द स्तूपा, स्तूप स्थापत्य कला। दूसरा होता है चैत्य स्थापत्य कला। और तीसरा होता है विहारा, यानी विहार। तो स्तूप, चैत्य और विहार, स्तूप, चैत्य एंड विहार। 3 तत्वों के बारे में पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक है स्तूप, स्तूपा। क्या पढ़ना है भाई स्तूपा में, ये भी जरा समझ लें। स्तूपा का एक इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्तूपा, कंपोनेंट्स या वेरियस एलिमेंट्स और ऑर्गन्स ऑफ स्तूपा। फिर जानेंगे इसका एम क्या था और वाई स्तूपा कंस्ट्रक्टेड, क्यों स्तूप का निर्माण किया जाता था, ये जानेंगे। और फिर जानेंगे ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर, किस तरह से स्तूप स्थापत्य कला का उदय हुआ और किस तरह से इसका विस्तार हुआ, विकास हुआ। तो ये सारे तत्वों को हम लोग को समझना है अंडर द स्तूपा आर्किटेक्चर। तो आइए जरा समझते हैं। तो देखिए, द वर्ड स्तूपा हैज बीन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। स्तूप शब्द की जो सबसे पहली बार चर्चा मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग स्थापत्य के रूप में नहीं किया गया है। तो इन द ऋग्वेदा द वर्ड स्तूपा हैज नॉट बीन यूज्ड इन आर्किटेक्चरल फॉर्म और इन आर्किटेक्चरल सेंस। वहां आर्किटेक्चर या स्थापत्य के रूप में इस टर्म का यूज नहीं किया गया है। तो फिर किस रूप में यूज किया गया है? तो किस रूप में यूज किया गया है? अ फायर, और सिंपली फायर coming out from sacrificial pit। इसका मतलब क्या हुआ
यानी अग्नि वेदिका से आग की उठती हुई लपटें, है ना। अग्नि वेदिका, वेदिका है, उसमें आपने आग जलाया है और आग की जो रश्मि, आग की जो किरणें बाहर आ रही हैं, उसी संदर्भ में, उसी सेंस में स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कैसे यूज किया गया है स्तूपा का? तो आंसर है कि इन द सेंस ऑफ फायर कमिंग आउट फ्रॉम द फायर ऑल्टर और सैक्रिफिशियल पिट। तो आपके प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि शब्द स्तूपा और द वर्ड स्तूपा फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड इन विच बुक? तो आंसर इज ऋग्वेदा, बट नॉट इन आर्किटेक्चरल सेंस। ये आपको मालूम चल गया। अब दूसरा क्या जानना है? बुद्धिज्म में स्तूपा को एक आर्किटेक्चर के फॉर्म में यूज किया गया है, और स्तूपा वर्ड का मीनिंग क्या होता है यह भी आपके प्रीलिम्स में आता है। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड स्तूपा इज हीप और माउंड लाइक स्ट्रक्चर। माउंड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? हीप या माउंड लाइक स्ट्रक्चर। वैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? थुहा। थुहा या ढेर जैसी संरचना, हीप या माउंड लाइक स्ट्रक्चर। अभी कैसा स्ट्रक्चर है ये आपको दिखेगा, बट ये क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ द वर्ड स्तूपा। तो ये क्लियर हो गया। अब पहले ये देखें कि स्तूपा एक्चुअल में होता कैसा था, किस तरह से ये दिखता था स्तूपा। तो देखो, स्तूपा बेसिकली एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है, एक इन्वर्टेड बोल शेप स्ट्रक्चर है। मतलब अर्ध गोलाकार संरचना है या उल्टे कटोरे की संरचना है। हेमिस्फेरिकल या इन्वर्टेड बोल शेप स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, जो कि एक जिसका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। इस ऊंचे चबूतरे को हम लोग कहते हैं मेधी। और ये जो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है अंड। और एट द टॉप ऑफ द अंड यू विल फाइंड अ स्क्वायर रेलिंग। यहां पर एट द टॉप ऑफ व्हाट? टॉप ऑफ द स्तूपा क्या मिलने वाला है आपको? स्क्वायर रेलिंग मिलने वाला है, फेंस स्क्वायर रेलिंग। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है हर्मिका। हर्मिका यानी अबोर्ड ऑफ गॉड, देवताओं का निवास स्थान। अबोर्ड ऑफ गॉड, देवताओं का निवास स्थान। और यहां से इसके सेंटर में एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे दंड या यष्टि कहते हैं। और एट द टॉप ऑफ द दंड यू विल फाइंड 3 डिस्क, जो कि जिसे हम लोग अम्ब्रेला या छत्र कहते हैं। इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया छत्र। इसको क्या बोला गया? दंड। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, नॉट इन डिटेल। और क्या क्वेश्चन यहां से आएगा ये भी आपको बताऊंगा, बट पहले देख तो लें कि कैसे ये स्तूपा बेसिकली दिखता कैसा था। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि स्तूपा को बनाया क्यों गया, बौद्ध धर्म का यह हिस्सा क्यों है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजों को मैं इस टॉपिक में मानकर चल रहा हूं। क्या मानकर चल रहा हूं? मानकर चल रहा हूं कि आपके पास एक बेसिक आइडिया है बौद्ध धर्म का, कि हाँ भाई, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म कब हुआ, कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधिसत्व कौन है। ये हिस्ट्री में हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, बीच बीच में थोड़े मोड़े कुछ टॉपिक्स जो आएंगे उसको जरूर कवर करेंगे, बट नॉर्मली मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप बुद्धिज्म से अवेयर हैं, आपको पता है द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, द बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीति, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में आपको पता है। क्लियर? यस। तो हर्मिका बताया, ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड दंड और यष्टि, या फिर इंग्लिश में कभी कभी इसे स्टिक भी कहते हैं।
और फिर ये जो 3 क्रॉस लाइन आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छत्र बोलेंगे या अम्ब्रेला बोलेंगे। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। नॉर्मली एक छोटी सी दीवार से घिरी हुई रहती है। तो दिस होल स्ट्रक्चर हैज बीन सराउंडेड बाय अ स्मॉल रेलिंग, और इस रेलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेलिंग को कहा जाता है वेदिका। और फिर आपको यहां पर यू विल फाइंड 4 गेटवेज, 4 आपको प्रवेश द्वार दिखेंगे। इस प्रवेश द्वार को क्या बोलेंगे, तोरण या तोरणा, इंग्लिश में इसको गेटवे कहते हैं। तो नॉर्मली आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन रह सकता है कि स्तूपा होता कैसा है, तोरण क्या होता है, हर्मिका क्या होती है, ये सब आपको पूछा जाएगा और हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे अभी। ये है वो आपका सांची का स्तूपा। सांची स्तूपा, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये तोरण है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है आपका रेलिंग या वेदिका। यहां पर है वेदिका, ये है तोरण। इसके पीछे यदि चले जाएं, इसके पीछे चले जाएं तो यहां आपको दिख रहा है क्या, यहां पर दिख रहा है आपको ये अंड। उसके पीछे वाला स्ट्रक्चर यहां नहीं दिख रहा है, यहां से आपको दिख सकता है। यहां पर है वो हर्मिका, हर्मिका के ऊपर दंड और छत्र। क्या है ये सब हम लोग को समझना है। और इसको थोड़ा तोरण को और जरा क्लोजली देखें। दिस इज व्हाट द तोरण, यानी गेटवे। और यदि आप ये गेटवे को देख रहे हैं तो आपको दिखेगा ऐसा कि स्तूपा का सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो डेकोरेटिव पार्ट है, यानी सर्वाधिक अलंकृत जो हिस्सा है वो क्या है, तोरण है। तोरण का अपना क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी समझेंगे हम लोग। ये भरहूत स्तूपा, भरहूत स्तूपा का प्रवेश द्वार यानी गेटवे है, और ये जो है भरहूत स्तूपा का रेलिंग है, यानी हिंदी में इसे हम लोग वेदिका कहते हैं। चलो हम लोग और बाद में सारे स्तूपास के बारे में समझेंगे। अब वापस आइए अपने टॉपिक पे। नाम आपको मालूम चल गया जो स्तूपा के क्या रीजन है और इन सब का अपना कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो देखिए स्तूपा बनाया क्यों गया। पहला नंबर, टू फुलफिल वन ऑफ द लास्ट विश ऑफ गौतम बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध की कई सारी इच्छाएं, उनमें से एक, उनकी अंतिम इच्छा में से एक क्या थी कि उनके अस्थि अवशेषों को एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर में आप प्रिजर्व करें। तो वन ऑफ द लास्ट विश ऑफ गौतम बुद्धा वाज टू एनश्राइन हिज रेलिक्स इन माउंड लाइक स्ट्रक्चर। ये उनकी एक अंतिम, वन ऑफ द लास्ट विश आप बोल सकते हैं, उनकी एक अंतिम इच्छाओं में से एक कह सकते हैं कि उनके जो अस्थि अवशेष हैं उसको आप एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर में सुरक्षित रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बुद्धिज्म में स्तूपा किसको इंडिकेट करता है, बुद्धिज्म में स्तूपा इंडिकेट करता है महापरिनिर्वाणा को। अब ये पूछेंगे कि ये होता क्या है महापरिनिर्वाणा, तो जो लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं उनको ये पता है कि महापरिनिर्वाणा का अर्थ होता है गौतम बुद्ध की मृत्यु, यानी डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। निर्वाणा का मतलब होता है एनलाइटनमेंट या अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति। और महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा का अर्थ होता है मृत्यु।
गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो स्तूप किसका प्रतीक है? गौतम बुद्ध के मृत्यु की जानकारी मिलती है। नंबर 2, तो स्तूपा क्यों बनाया गया है? 2 रीजन आपको मालूम चला। एक और तीसरा रीजन है, और वो क्या है? टू कमेमोरेट the sacred places related to Buddhism. Commemorate the sacred places related to Buddhism. ये सारे एम है। अब आपके एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? यहां से जो क्वेश्चन आएगा कि स्तूप बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है? स्तूपा इन बुद्धिज्म इंडिकेट्स व्हाट? नॉर्मली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई स्तूपा का निर्माण क्यों किया जाता था। ये क्वेश्चन रहने के चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, बौद्ध धर्म में स्तूप किसको इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसको इंडिकेट करता है? तो सिंपल सा मीनिंग हुआ बुद्ध के महापरिनिर्वाण को, यानी गौतम बुद्धा के डेथ को। और बाकी स्तूप क्यों बनाया गया, ये आपके दिमाग में एक आइडिया मैंने डाल दिया कि टू फुलफिल वन ऑफ द लास्ट विशेस ऑफ द गौतम बुद्धा। नंबर 1, द स्तूपा इंडिकेट्स और सिंबलाइज्ड द महापरिनिर्वाणा और द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। एंड नंबर 3 इज टू कमेमोरेट द सेक्रेड प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो ये आपको मालूम चल गया यहां तक। अब आइए थोड़ा वापस इस पे आते हैं, कुछ पॉइंट्स को और यहां समझते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्तूपा क्या है। क्लियर डियर? प्लीज वेट। यस, तो स्तूपा किसका प्रतीक है ये हम लोग समझ गए, महापरिनिर्वाणा। उसके बाद स्तूप होता कैसा है, कैसा इसका शेप कैसा है, तो ये भी मालूम चल गया। हेमिस्फेरिकल शेप या इन्वर्टेड बोल शेप। कैसा है भाई? हेमिस्फेरिकल या फिर इन्वर्टेड बोल शेप, बोल शेप स्ट्रक्चर, ये जान गए। अब 2-3 पॉइंट इसमें जानना है। द मोस्ट सेक्रेड एलिमेंट, पार्ट और ऑर्गन ऑफ द स्तूपा। स्तूप का सर्वाधिक पवित्र हिस्सा, पवित्र अंग कौन सा है? तो आंसर क्या है? हर्मिका। हर्मिका का मतलब ही होता है देवता का निवास स्थान। क्लियर ना? स्वर्ग या देवता का निवास स्थान। तो आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है भाई स्तूपा का? तो हर्मिका, है ना? क्लियर? अब उसके बाद ये जो आप दंड देख रहे हैं और छत्र देख रहे हैं, दंड जो है इसका अपना एक मीनिंग है, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैं बता दे रहा हूं कि दंड का जो मीनिंग होता है वो है एनहाइलेशन ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता की समाप्ति। और इसके ऊपर जो 3 छत्र हैं, जो 3 क्रॉस लाइन, जिसे हम लोग छत्र या अम्ब्रेला कहते हैं, ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। छत्र किसको इंडिकेट कर रहा है? त्रिरत्ना, त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। क्या है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ, ये है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। फिर से मैं याद दिला दूं आप लोग को कि मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग सभी को इतिहास का नॉलेज है और आप लोग थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आपने समझ के रखा हुआ है ना? हम लोग यहां बौद्ध धर्म पे नहीं बात करने जा रहे हैं। तो त्रिरत्ना या 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्ध, धम्मा और संघा। तो ये जो छत्र है ये किसको इंडिकेट किया? ये इंडिकेट कर रहा है
बुद्ध, धम्म और संघ को। ये दूसरा पॉइंट आपको बता दिया। फिर ये जो तोरण है, तोरण से पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके, क्या आ सकता है एग्जाम में, तो विच पार्ट ऑफ द स्तूपा इज हाईली डेकोरेटिव, कि स्तूप का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक अलंकृत है, तो आंसर है तोरण। और तोरण किसको इंडिकेट करता है डियर, तो तोरण इंडिकेट करता है 4 कार्डिनल डायरेक्शन। फोर कार्डिनल डायरेक्शन यानी 4 दिशाओं का प्रतीक है, सिंबलाइज करता है 4 कार्डिनल डायरेक्शन को। तो ये सब क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियरली। तो आप लोगों ने समझा कि स्तूप शब्द का अर्थ क्या है, फिर स्तूप का निर्माण क्यों किया गया, स्तूप के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको मैंने बताया। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ स्तूपा। तो टाइप्स ऑफ स्तूपा के बारे में बताया, रेलिक, ऑब्जेक्ट, कमेमोरेटिव और वोटिव, 4 तरह के स्तूपाज होते हैं। क्या है रेलिक स्तूपा, क्या है? ऐसा स्तूप जिसमें गौतम बुद्ध या फिर उनके जो डिसाइपल्स हैं या कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मंक्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उनके रेलिक रखे गए हों। रेलिक मतलब अस्थि अवशेष। जैसे आप सांची स्तूपा में सांची में जाएंगे तो वहां एक स्तूपा है और उस स्तूपा में गौतम बुद्धा के जो दो फेवरेट डिसाइपल थे। कौन थे 2 फेवरेट डिसाइपल? सारिपुत्र और मौदगलायन। इनके अस्थि अवशेष रखे गए हैं। तो इन वन ऑफ द स्तूपा, नॉट इन द महास्तूपा ऑफ सांची, तो इन वन ऑफ द स्तूपा ऑफ सांची, मोस्ट प्रोबेबली इन स्तूपा नंबर 2 और 3, तो यू विल फाइंड द रेलिक्स ऑफ सारिपुत्र प्रकरण एंड मौदगलायन। और ये कौन है? द 2 फेवरेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। तो यदि आपको कोई ऐसा स्तूप जिसमें गौतम बुद्ध का अस्थि अवशेष रखा हुआ मिल जाए या उनके डिसाइपल्स के रेलिक्स रखे हुए मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेलिक स्तूपा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा स्तूप जिसमें गौतम बुद्धा ने जो अपने लाइफ में ऑब्जेक्ट का यूज किया हो, वस्तु का प्रयोग किया हो। जैसे गौतम बुद्धा का बेगिंग बॉल जो भिक्षा पात्र है, और किसी स्तूप में मान लिया जाए गौतम बुद्धा का बेगिंग बोल रखा हुआ है, भिक्षा पात्र रखा हुआ है, तो उस स्तूप को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ये केवल सिर्फ नॉलेज के लिए है, यहां से नॉर्मली आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। कमेमोरेटिव, कमेमोरेटिव तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है, बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र हैं, वहां जो स्तूप मिल रहे हैं उनको हम लोग कमेमोरेटिव स्तूपा भी कहते हैं। और वोटिव स्तूपा कैसा होता है? नॉर्मली ये छोटा होता है, स्मॉलर साइज का होता है। और ये कौन बनवाता है? तो सामान्यतः जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं, वो बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ मन्नत होते हैं। जैसे सपोज कीजिए
कोई एक बौद्ध धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, ही विजिटेड बौद्ध गया, और जब वो बौद्ध गया तो उसने एक मन्नत मांगा। क्या मांगा कि भाई हम यहाँ दोबारा कब आएंगे? दोबारा आएंगे जब हम एमपीपीएससी एग्जाम क्रैक करेंगे, एसडीएम बन जाएंगे, और यदि हम एसडीएम बन गए तो हम यहाँ दोबारा आएंगे और एक स्तूप का निर्माण करेंगे। तो यदि वैसा आपने कुछ स्तूप बनाया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोटिव स्तूपा। तो खैर ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ द स्तूपा आर्किटेक्चर। Please wait, dear. यस, तो टॉपिक है हमारा ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। तो देखिए, एक बौद्ध बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, नाम है बुक का नाम है त्रिपिटका का पार्ट है महापरिनिब्बाना सूत। ये बुक है महापरिनिब्बाना सूता या सिंपली महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिब्बाना सूता। ये क्या कहता है? ये टेक्स्ट कहता है कि जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा देयर वर 8 स्तूपास बिल्ट। जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा 8 स्तूप का निर्माण कराया गया, जैसे राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली। क्लियर ना? राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली, पावा, अलकप, ये सब जगह का नाम है जहां ये निर्माण हुआ है। अलकप, रामग्रामा, आर फॉर रामग्रामा। उसके बाद फिर कुशीनगर और वेटपीड। कुशीनगर और वेटपीड। क्या आपको याद रखने का जरूरत है? आंसर है नहीं, बट हाँ ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा हाउ मेनी स्तूपास वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू महापरिनिब्बाना सूता। महापरिनिब्बाना सूता क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये कहता है कि 8 स्थानों पर स्तूप का निर्माण कराया गया, जैसे जिसमें जो प्रमुख है राजगृह है, कपिलवस्तु है, वैशाली है। ये सब क्या है? ये इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म से रिलेटेड सेंटर थे। पावा है, कुशीनारा है जहां गौतम बुद्धा की डेथ हुई है। इन सब जगहों पे 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। अब मामला यह है कि क्या यहाँ पर इन 8 स्थान से हमें स्तूप के अवशेष मिले हैं? तो अभी यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी वैशाली से स्तूप बनाने का या स्तूपा आर्किटेक्चर का साक्ष्य मिला है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट स्तूपा जो है वो वैशाली का स्तूपा माना गया है। वन ऑफ द अर्लीस्ट स्तूपा क्या है? द स्तूपा ऑफ वैशाली। अभी हम लोग और देखेंगे, तो इतना आपके लिए काफी है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट,
मौर्यन पीरियड में हम लोग पहुंच गए, मौर्यन पीरियड में, और मौर्यन में है हम लोग अशोका के टाइम में, मौर्य शासक अशोक। क्लियर? मौर्य शासक अशोक। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने क्या करवाया? अशोका डग आउट ऑल द प्रीवियस 8 स्तूपास, यानी जो 8 पहले के जो शुरुआती स्तूप थे उन सारे स्तूपों की खुदाई करवाई, उनसे गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को निकाला गया। तो अशोका डग आउट ऑल द प्रीवियस 8 स्तूपास एंड ही रीबिल्ट हाउ मेनी स्तूपास? 84,000 स्तूपास। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हाउ मेनी स्तूपास वर बिल्ट? आंसर है 8 स्तूपास, है ना। और उसमें अर्लीस्ट वन क्या है? द वैशाली, द स्तूपा ऑफ वैशाली। उसके बाद फिर हु डग आउट द प्रीवियस 8 स्तूपास? आंसर इज अशोका। एंड हु बिल्ट 84,000 स्तूपास? आंसर इज द ग्रेट मौर्यन रूलर अशोका। 84,000 स्तूपास। तो प्रोमिनेंट स्तूपास बिल्ट बाय अशोका, ये हम लोग को जानना है। तो स्तूपास या प्रोमिनेंट स्तूपास बिल्ट बाय अशोका। तो महास्तूपा ऑफ व्हाट? सांची, दैट इज सांची का स्तूपा नंबर 1 किसने बनाया? अशोका ने बनवाया। वैसे अशोका की वाइफ है, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती हैं, देवी या वैदिश महादेवी। ये इन्हीं के सुपरविजन में सांची का जो ग्रेट स्तूपा है या महास्तूपा है दैट वाज बिल्ट। क्लियर? महास्तूपा ऑफ सांची। देन स्तूपा एट भरहूत। भरहूत किधर है? एमपी में है। सांची एमपी में है, स्तूपा ऑफ भरहूत। देन स्तूपा एट बोध गया, बोध गया। उसके बाद केसरिया स्तूपा, केसरिया स्तूपा कहां है भाई? तो ये है आपका नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार में। इसके बाद अशोका ने बनाया धर्मराजिका स्तूपा, धर्मराजिका स्तूपा। और ये जो धर्मराजिका स्तूपा है ये 2 जगह पर है। 2 जगह कहां पर? धर्मराजिका स्तूपा। वन इज एट सारनाथ। सारनाथ कहां है? उत्तर प्रदेश, नियर वाराणसी। ये वही प्लेस है जहां गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था। फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स यानी पहला उपदेश, पहला प्रवचन गौतम बुद्ध ने कहा दिया? सारनाथ। और सारनाथ का उस वक्त क्या नाम था भाई? ऋषिपतन। तो सारनाथ में एक स्तूप बनाया, नाम है धर्मराजिका स्तूपा। उसके बाद तक्षशिला जो कि आज के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, यहां पर अशोका ने स्तूप बनवाया जिसे हम लोग कहते हैं धर्मराजिका स्तूपा। फिर अशोका ने नेपाल में कनक मुनि या कोनागा मुनि के स्तूपा का पुनर्निर्माण करवाया, रिपेयर करवाया, रीबिल्ड कराया। तो रीबिल्ट या रिपेयर्ड एंड इनलार्ज्ड द स्तूपा ऑफ कनक मुनि या फिर कोनागा मुनि, कनक मुनि या कोनागा मुनि। ये कहां पर है भाई? तो ये नेपाल में एक जगह है निगलिवा। क्लियर ना? निगलिवा, जिसको कभी कभी निगाली सागर भी कहते हैं। निगाली सागर, नेपाल। तो अशोका के टाइम में जो प्रोमिनेंट स्तूपास के एविडेंस मिलते हैं वो अभी आपको मैंने बताया। फिर बाद में और भी जानेंगे, सांची स्तूपा के बारे में जानेंगे, भरहूत स्तूपा के बारे में जानेंगे कि किसने सांची स्तूपा को डिस्कवर किया, भरहूत को किसने डिस्कवर किया, अमरावती स्तूपा को किसने डिस्कवर किया। ये सब हम लोग
बाद में देखेंगे, अभी पहले ग्रोथ को समझ रहे हैं। अब आइए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो स्टेज है स्तूपा आर्किटेक्चर के ग्रोथ का, वो है आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल। अब यहां स्तूप आपको दो तरह के दिखने जा रहे हैं। एक दिखने जा रहा है स्ट्रक्चरल, हिंदी में इसे कहते हैं संरचनात्मक स्तूप। स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक स्तूप, स्ट्रक्चरल। और दूसरा है चैत्य स्तूप, चैत्य स्तूपा। ऐसा स्तूप जो कि चैत्य का पार्ट है। चैत्य क्या है? तो एक समझ लीजिए हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, क्लियर ना? ऐसा एक रेक्टेंगुलर हॉल बना हुआ है और यहां एक स्तूपा है, यहां एक स्तूपा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चैत्य स्तूप। और स्ट्रक्चरल स्तूप क्या होता है? तो स्तूपास दैट आर बिल्ट इन एन ओपन स्पेस, खाली स्थान में यदि कोई स्तूप बना हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल स्तूपा या संरचनात्मक स्तूपा। तो ये दो तरह के स्तूपा आपको दिख रहे हैं कहां? पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मौर्योत्तर काल में। इसके बाद और क्या फीचर्स है पोस्ट मौर्यन पीरियड के स्तूपा आर्किटेक्चर का? स्तूपा आर्किटेक्चर रीच्ड टू इट्स फाइनेस्ट फॉर्म, रीच्ड टू इट्स फाइनेस्ट फॉर्म, यानी स्तूप स्थापत्य कला का आप ये मान के चलिए स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है स्तूप स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास। सो इन विच पीरियड स्तूपा आर्किटेक्चर मेनली फ्लरिश्ड, रीच्ड टू इट्स क्लाइमेक्स, रीच्ड टू इट्स फाइनेस्ट फॉर्म? आंसर इज द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है ना? अब यहां पर कुछ प्रोमिनेंट स्तूपास का नाम जरा देख लें भाई। प्रोमिनेंट स्तूपास, in which period? In the post Mauryan period। तो देखिए जो स्तूपास हैं कहां के? सांची के, सांची का जो स्तूपा है और भरहूत का जो स्तूपा है, both these stupas were rebuilt or repaired, rebuilt in which period? In the answer is Sunga period। सुंग राजाओं के समय सांची और भरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ। सुंग शासक ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। दे वर व्हाट? ब्राह्मण्स। दे फॉलोड वैदिक रिलीजन। और जो फाउंडर है सुंगा डायनेस्टी का, दैट इज पुष्यमित्र सुंग, उसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एंटी बुद्धिस्ट रूलर दिखाया गया है। तो ही हैज बीन पोर्ट्रेड एज एन एंटी बुद्धिस्ट रूलर। सुंग राजवंश का संस्थापक है पुष्यमित्र सुंग, जिसे बौद्ध साहित्य में बौद्ध विरोधी शासक के रूप में चित्रित किया गया है। क्यों है ये आप लोग इतिहास में पढ़ चुके होंगे, हम उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं, बट यहां आपको याद रखना था कि किन राजाओं के शासनकाल में सांची और भरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ। तो आंसर है सुंग राजाओं के शासनकाल में। उसके बाद हम लोग दक्कन में पहुंच रहे हैं और दक्कन में सातवाहन राजाओं के समय अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ। कहां है अमरावती? आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे है। और एक सातवाहना रूलर था, सातवाहन डायनेस्टी आप लोग को पता होगा, जिसका संस्थापक सिमुक था। सर्वाधिक शक्तिशाली, द मोस्ट पावरफुल रूलर वाज गौतमीपुत्र सातकर्णी। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद एक और सातवाहना रूलर आए, उसका नाम था वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो पुलुमावी के शासन काल में किस स्तूप का निर्माण हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ, है ना? चलिए, और उसके बाद अमरावती के बाद फिर हम लोग पहुंच गए कहां? नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा कहां है? यह भी आंध्र प्रदेश में है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा। और जो नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण हुआ है वो किसके समय में हुआ? तो आंसर है इक्ष्वाकु राजाओं के समय। इट वॉज बिल्ट
इन द पीरियड ऑफ इक्ष्वाकु रूलर। उनका कैपिटल ही क्या था? उनका कैपिटल ही था नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा, ये सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि सांची का एंशिएंट नेम क्या था, हु डिस्कवर्ड द स्तूपा एट सांची, हु डिस्कवर्ड द स्तूपा एट भरहूत, अमरावती का एंशिएंट नेम क्या था, धान्य कटक था या नहीं, नागार्जुन कोंडा का एंशिएंट नेम क्या था, विजयपुरी या श्री पर्वत, ये सब हम लोग जानेंगे। अभी बस ये जान रहे हैं कि हाँ, अमरावती में एक स्तूपा है और इस स्तूपा का कंस्ट्रक्शन किस राजाओं के समय में हुआ था, तो इक्ष्वाकु रूलर्स के टाइम में हुआ था। तो ये डेक्कन के दो प्रोमिनेंट स्तूपास बताए, और भी हैं, है ना, लेकिन नॉर्मली अभी हम लोग को नहीं जानना है। और ये बता दें, सारा मैं आपको क्या बता रहा हूं, सारा का सारा जो है ये स्ट्रक्चरल स्तूपा है, यानी संरचनात्मक स्तूप है। इसके बाद और आगे बढ़ें, फिर हम लोग पहुंच गए नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में जो तक्षशिला का धर्मराजिका स्तूपा था, धर्म राजिका स्तूपा, इट गॉट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया, जैसे अभी ताइवान में आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थक्वेक या भूकंप आया, तो ऐसा ही फर्स्ट सेंचुरी एडी में तक्षशिला के आसपास एक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्तूपा गॉट डैमेज्ड। तो ये स्तूप क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसका रिपेयर, रीबिल्ड कौन करवाता है? तो इट वॉज रिपेयर्ड बाय द ग्रेट कुशाना रूलर कनिष्का। ठीक है, कनिष्का ने इसको रिपेयर करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, और उसने पेशावर, जो कि उस टाइम पेशावर को हम लोग कहते थे पुरुषपुर, पुरुषपुर या पुष्कलावती, कहां है भाई ये? तो ये पाकिस्तान में है पेशावर, या उस टाइम में इसको हम लोग कहते थे पुरुषपुर, और ये कनिष्का का कैपिटल था। द ग्रेट कुशाना रूलर का कैपिटल था पुरुषपुर या पुष्कलावती। तो वहां पर उसने एक स्तूपा बनाया, और उस स्तूपा का नाम था शाह जी की ढेरी, शाह जी की ढेरी स्तूपा। हु बिल्ट? तो आंसर इज द ग्रेट कुशाना रूलर कनिष्का, शाह जी की ढेरी स्तूपा। तो ये सब आपको मैंने बता दिया किसके बारे में? अबाउट द स्ट्रक्चरल स्तूपा के बारे में। अब कुछ आपको चैत्य स्तूपा के बारे में बता देता हूं। चैत्य स्तूपा पहले ही बता चुका हूं आप लोग को कि ऐसा स्तूपा जो किसका पार्ट हो? चैत्य का पार्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैत्य स्तूपा। तो इस टाइम आपको चैत्य स्तूपा का एविडेंस कहां दिखने जा रहा है? चैत्य स्तूपा का एविडेंस आपको दिखेगा इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और वेस्टर्न डेक्कन। क्या है, कहां 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 उसके एविडेंस मिलते हैं, जरा नाम जान ले। भाजा, कार्ले, कन्हेरी, नासिक, पीतलखोरा, ये सारे कहां है डियर? तो सारा का सारा जो है ये है आपका वेस्टर्न डेक्कन या वेस्टर्न महाराष्ट्र, और यहां पर बहुत सारा चैत्य स्तूपा बना। तो सो मेनी चैत्य स्तूपास और रॉक कट चैत्य स्तूपास। रॉक कट, पहाड़ को काट करके हॉल बनाया गया और उस हॉल में स्तूपा बनाया गया। क्लियर ना? तो सो मेनी रॉक कट चैत्य स्तूपास वर बिल्ट in the post-Mauryan period, where at Bhaja, Karle, Kanheri, Nasik, पीतलखोरा, even in अजंता। और ये चैत्य स्तूपा है, और ये सब किस टाइम में बन रहे हैं? तो all these stupas were built in the reign of सातवाहना रूलर्स। सातवाहना रूलर्स के टाइम में यहां पर चैत्य स्तूपा बना है। तो हम लोगों ने चैत्य स्तूपा को भी जान लिया, नाम जान गए। पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमने चैत्य स्तूपा आर्किटेक्चर के फीचर्स को देखा कि स्तूपा आर्किटेक्चर अपने क्लाइमेक्स पर, अपने फाइनेस्ट फॉर्म में पहुंच गया। अब फाइनेस्ट फॉर्म में पहुंचने के बाद अब स्तूपा आर्किटेक्चर का डिक्लाइन हो रहा है। तो अब हम लोग किस फेज में है? तो नाउ वी आर इन द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड।
गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में है। यहां क्या हो रहा है? तो यहां हो रहा है स्तूपा आर्किटेक्चर का डिक्लाइन, यानी स्तूप स्थापत्य कला का पतन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आंसर है अब मूर्ति कला यानी आइडल वर्शिप अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और टेम्पल में क्या रखे जा रहे हैं? आइडल रखे जा रहे हैं, मूर्तियां रखी जा रही हैं। तो अब स्तूपा का उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए अब स्तूप स्थापत्य कला का पतन स्टार्ट हो चुका है, डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। 2-3 स्तूपास का नाम जानना है, खास करके एक स्तूपा का तो नाम जरूर जानना है जो कि आपके प्रीलिम्स में रहेगा। तो देखें कौन कौन से प्रोमिनेंट स्तूपास हैं। तो गुप्ता पीरियड में एक स्तूपा बन रहा है, उसका नाम है धामेक, धामेक स्तूपा। ये नाम एकदम याद रखना है आप लोग को, धामेक स्तूपा। कहां पर है भाई ये धामेक स्तूपा? ये सारनाथ में है, सारनाथ में है। और ये कैसा है? सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है और ब्रिक्स का बना हुआ है, मेड ऑफ ब्रिक्स। सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है और ईंटों का बना हुआ है। ये देखिए, ये है वो धामेक स्तूपा, मेड ऑफ ब्रिक्स, सिलिंड्रिकल। कब बना है? तो गुप्ता पीरियड में बना है। आपको पूछा जाएगा कि वेयर इज धामेक स्तूपा, तो आंसर है सारनाथ। और कब बना? तो गुप्ता पीरियड में बना है। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में बता रहा हूं, पोस्ट गुप्ता पीरियड में रत्नागिरी का स्तूपा है, द स्तूपा एट रत्नागिरी। वेयर इज रत्नागिरी? ओ फॉर ओडिशा, ओडिशा में है रत्नागिरी। क्लियर? और उसके बाद है स्तूपा ऑफ मीरपुर खास। ये कहां पर है? सिंध, पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में है स्तूपा ऑफ मीरपुर खास। और ओडिशा के रत्नागिरी में भी बहुत सारे स्तूपास हैं, बट नॉर्मली ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया? टॉपिक कवर किया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। आपको नाम पता चल गया कि अच्छा यहां कुछ प्रोमिनेंट स्तूपास हैं। तो नेक्स्ट क्लास में डियर हम लोग इन प्रोमिनेंट स्तूपास के बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। थोड़ा सा चैत्य और थोड़ा विहारा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर राउंड पे। जैसे ही कोई टॉपिक फिनिश होगा, वी विल कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के टाइम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आप फिनिश करते हैं और उससे रिलेटेड यदि आपने एमसीक्यू नहीं किया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही होगा।